कल मैंने एक ट्वीट देखा जिसके कि 10 से भी कम फॉलोवर थे। जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी तो उसके नीचे लिखा था यूपीएससी एस्पायरेंट, और इसी बात ने मुझे उस मैसेज पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब मैसेज क्या है ये आपको कवर पेज देखने के बाद पता चल ही गया होगा। तो उसी मैसेज के लाइट में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी क्या है, और बेरोजगारी से जुड़े कई सारे एस्पेक्ट्स को आज हम देखेंगे और ये जानेंगे कि इनमें एक आम आदमी को जानने के लिए क्या जरूरी है, वो बेरोजगारी के बारे में उसे क्या समझना चाहिए, यूपीएससी एस्पायरेंट्स होने के नाते आपको अलग क्या समझना चाहिए, एंड किस तरह के इसमें पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, खासतौर पे आपके एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए। ठीक है, दोनों बातों को हम लोग हाईलाइट करते हुए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 7 पे आ गए हैं यूनिट 5 के, जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे कि भारत में पहले रोजगार की संरचना क्या है, स्थिति क्या है, क्यों हमें रोजगार जैसे विषय को मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में समझने की जरूरत होती है, क्यों हमें इसे बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। सीधे सीधे ये बात हमको क्यों नहीं समझ में आती, या हम क्यों सीधे सीधे इसे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि बेरोजगारी या रोजगार की भारत में क्या स्थिति है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि अच्छा पहले लेबर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन बेरोजगारी और उसके प्रकारों पर बात की जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रोजगार में सेवा क्षेत्र का ये कथन दिए हुए हैं, और इन कथनों को आपको 1 बाय 1 देखना है और फिर देख के ये आइडिया लगाना है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछ रहा है। रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। ठीक है, दूसरा, उद्योगों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में रोजगार अधिक है। तीसरा, कार्यबल में यानी कि वर्क फोर्स में 35% से अधिक महिलाएं हैं। एंड चौथा, जीडीपी में उद्योगों का योगदान कृषि से अधिक है। ये सारी बातें हमको ये क्लास देखने के बाद पता चल जाएगी। कौन सा सही है ये आप आसानी से बता पाएंगे इस सेशन के बाद, और इनसे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को भी हम आज जरूर देखेंगे। एंड एज यू नो दैट कि हम लोग इकोनॉमी को 7 यूनिट्स प्लस बजट एंड सर्वे के आधार पर पढ़ते हैं। अगर आपने ये 7 यूनिट्स अच्छे से देख लिए एक बार, फिर इसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के हमें 10 से 12 लेक्चर, बट किसी भी कंडीशन में वो 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब करीब करीब 15 घंटे में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप एग्जाम के पहले पढ़ लोगे, तो इसके बाद आपके इकोनॉमी में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ऊपर हो जाती है। ऐसा मेरे एस्पायरेंट्स के साथ अक्सर देखा गया है। क्यों ऐसा हो जाता है? बिकॉज आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसमें डेप्थ, उसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो रहता है जो यूपीएससी की डेप्थ में होता है ना। ऊपर ऊपर यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता। तो हम लोग हैं यूनिट नंबर 5 पर, और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। किसी राष्ट्र की रोजगार संरचना क्या है? पहले तो हम इस बेसिक को ही समझ लेते हैं कि ये रोजगार संरचना जैसी चीजें हैं क्या। तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी देश में जो रोजगार की संरचना है वो ये दर्शाती है कि वर्क फोर्स यानी कार्य बल को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया जाए। अब ये समझना जरूरी हो गया। जब प्राइमरी की बात करी जाए, प्राथमिक, तो इसमें वो इकोनॉमी के सेक्टर्स आते हैं, इकोनॉमी के वो क्षेत्र आते हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि, जैसे माइनिंग, है ना। बिकॉज वो रिसोर्स आप सीधे धरती से प्राप्त करते हो, सीधे अर्थ से प्राप्त करते हो, इसलिए हम ऐसे सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर बात आती है माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र क्या है। तो माध्यमिक क्षेत्रों में हम लोग उन सेक्टर्स को लेते हैं जिनमें हम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स की चीजों को प्रोसेस करके कोई गुड्स या प्रोडक्ट बनाते हैं। नॉर्मली ये टेंजिबल गुड्स होते हैं, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल आउटपुट करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो भी हम चीजें उत्पादित करते हैं, या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो भी चीजें हम उत्पादित करते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो भी चीजें हम उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, जो वो प्राइमरी सेक्टर में प्राप्त प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बनाते हैं, इसलिए वो होते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। मेनली इसके अंडर में इंडस्ट्रीज आती हैं सेकेंडरी में। ठीक है,
फिर आता है टर्सरी, जिसमें कि सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। एंड जब भी हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो नॉर्मली ये इंटेंजिबल इन नेचर होता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल का कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली टेंजिबल उन चीजों को बोला जाता है जो आप टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल उन चीजों को बोला जाता है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और भी चतुर्थक क्षेत्र भी होते हैं, क्वीनरी सेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि चतुर्थ सेक्टर्स के भी ऊपर के सेक्टर, पंचम सेक्टर्स इत्यादि। तो क्वीनरीज में या क्वार्टरनरी में इनमें क्या क्या चीजें आती हैं जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, और उसको हम अपनी इकोनॉमी में किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो बात भी हम पीछे कर चुके हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए बोलें केवल, तो चतुर्थक क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जिनमें कि एक्सपर्ट एडवाइसेस एसोसिएटेड होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजरीज होती हैं, मतलब ये इंटेलेक्चुअल नेचर की सर्विसेज होती हैं। ये सर्विसेज तो हैं लेकिन ये इंटेलेक्चुअल नेचर की सर्विसेज हैं, जैसे लीगल एडवाइजर, जैसे हाई एंड के जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं वो। तो इस तरह के लोग आते हैं, वो चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। किसी देश की रोजगार संरचना अब बताती क्या है? रोजगार संरचना अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारी चीजें बताती हैं, जैसे कि धनी देशों में तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र में जो है रोजगार ज्यादा होता है इसकी प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में। किनमें ज्यादा होता है? तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्रों में। दुनिया की सबसे गरीब देशों में, अगर पुअर नेशन की बात करी जाए, जिनमें डेवलपिंग नेशन आते हैं, तो डेवलपिंग नेशंस में जो ज्यादा रोजगार होता है वो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी ये क्षेत्र में अधिक लोग काम करते हैं, ठीक है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कम लोग होते हैं। नॉर्मली ये इसके साइन होते हैं। जैसे आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज में देखोगे, भारत इसके मामले में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भारत डेवलपिंग नेशन तो है लेकिन भारत आज दुनिया की मेजर पावर बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए भारत डेवलपिंग नेशन में काफी ऊपर आता है। इसलिए भारत में टर्सरी सेक्टर का भी विकास काफी ज्यादा हो गया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि ब्राजील में श्रम शक्ति तीनों क्षेत्रों में लगभग समान रूप से वितरित है ना। भारत में अभी भी प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में करीब 47% लोग अपनी जीविका के लिए डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत अभी डेवलपिंग नेशन है, बट स्टिल भारत में सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट काफी हो रहा है ना। अब भारत में हम चीजों को अगर और डिटेल में देखना चाहें तो भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है? बहुआयामी। जैसे हमने पीछे बोला था कि बहुआयामी होने का मतलब यह है कि किसी एक दृष्टि से चीजों को देखकर आप नहीं समझ सकते, किसी एक साइड से आप चीजों को देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। तो इसके मल्टी डायमेंशनल नेचर को आज हम लोग समझेंगे कि भारत में जो बेरोजगारी है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, वो स्टेटमेंट सही होगा। कुछ लोग पूरे वर्ष कार्यरत रहते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग कुछ महीनों के लिए कार्यरत रहते हैं। जैसे कि पूरे वर्ष कौन कार्यरत रहता है? उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब प्राइवेट एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन माने जाते हैं? जो बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, है ना, जिनकी सैलरीज ज्यादा होते हैं, तो वो जिनका की इंश्योरेंस होता है, जिनको की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट के तहत अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन्हें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय बोलते हैं। जबकि कुछ लोग कुछ महीनों के लिए ही नियोजित होते हैं, यानी कि उनको पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। कहने का मतलब जैसे कि किसान और कृषि पर निर्भर मजदूर, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर होते हैं वो, है ना, जैसे कि डेली वेज वर्कर, इन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। और इन्हीं लोगों को, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं, इन्हीं लोगों को 100 अतिरिक्त दिन के रोजगार के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। उसे आप कमेंट करके मेरे को बताओ। वो स्कीम इंपॉर्टेंट है और
आप कमेंट करके बताओ अगर आपने पकड़ लिया कि किस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो, है ना। एंड और कई श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित वेतन नहीं मिलता। तो भारत में रोजगार की ये है मल्टी डायमेंशनल नेचर। कुछ लोगों को तो मिलता है लेकिन कई लोगों को नहीं मिलता है। अगर मैं ज्यादा स्पष्ट बोलूं तो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। श्रमिकों की संख्या की गणना करते समय आर्थिक गतिविधियों में लगे सभी लोगों को नियोजित रूप में गिना जाता है। ये आपके लिए प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे ये वर्ड यूज है ऑल। श्रमिकों की संख्या की गणना करते समय आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए सभी लोगों को, अब यहाँ पे देखो आर्थिक गतिविधियां शब्द है कीवर्ड। अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाओगे कि ये सभी लोग जो है वो, इन लोगों को हम लोग जो है श्रमिकों की संख्या यानी कि वर्क फोर्स में काउंट करते हैं या लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं ये हमको जानना जरूरी है। जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज जो है वो एक्सक्लूडेड हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज में जैसे कि घर में आप देखते हैं कि माताओं बहनों की जो सेवा होती है, बुजुर्गों की जो सेवा होती है, घर में रहने वाले जो पुरुषों की सेवाएं होती हैं, बच्चों की जो सेवाएं होती हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते हैं, इसलिए हम उसे यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज में लेते हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत काउंट नहीं किया जाता। तो ऐसे वर्कर को हम वर्क फोर्स नहीं कहते। 2011-12 में, अब एक बात फिर कि हम 2011-12 की बात यहाँ पे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि 2011-12 के बाद से भारत में कोई मेजर सेंसस नहीं हुआ है किसके रिगार्डिंग, लेबर के फोर्स के रिगार्डिंग, या और भी हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनमें कोई उस तरह की डिटेल्ड स्टडी नहीं हुई है जिसमें हमें अपने देश में एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल सके। इसीलिए कई विरोधी पार्टी के राजनीतिक नेता और कुछ मीडिया चैनल वाले को, सोशल एक्टिविस्ट वर्तमान सरकार को इन विषयों में काफी क्रिटिसाइज करते हैं। तो डेमोक्रेसी में सब चलता रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कार्यबल का अनुपात अधिक है। मतलब ये कि जो वर्क फोर्स है यानी कि जो लोग कार्यरत हैं, हम लोग वर्क फोर्स की पूरी सिद्धांत को समझेंगे। पहले कुछ डेटा देख लेते हैं सो दैट कि आपको पता चल जाए कि इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कार्यबल का अनुपात अधिक है, मतलब वर्क फोर्स गाँव में ज्यादा रहता है। और 2011-12 के आधार पर ही 473 मिलियन लोगों में से 1/3 ग्रामीण श्रमिक हैं। भारत में पुरुष अधिकांश कार्यबल बनाते हैं, मतलब जो भी वर्क फोर्स है उनमें ज्यादा संख्या पुरुषों के है। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन की अगर हम जब भी बात करते हैं उनमें 1/3 ग्रामीण श्रमिक हैं, विच इज टू मच इन विलेजेस। एंड अब जब इसी कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में थोड़ा सा अगर देखें एक एक चीजों को समझने के लिए, तो हमारे पास दो पिक्चर मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये तो बताते हैं कि शेयर इन जीडीपी कितना है, किस सेक्टर का जीडीपी में शेयर कितना है। अगर मान लेते हैं किसी समय जीडीपी हमारा भारत देश की 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए में 57 रुपए सर्विसेज से आते हैं, एग्रीकल्चर से 18 रुपए आते हैं और इंडस्ट्री से 25 रुपए आते हैं। अगर 100 रुपए जीडीपी है, मतलब जीडीपी अगर भारत की कुछ भी है, जैसे कि आपको पता है कि इस समय करीब करीब हमारी जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो उसमें सर्विस सेक्टर से 57%, एग्रीकल्चर से 18% और इंडस्ट्री से 25% आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किस सेक्टर से ज्यादा है, किसका लोएस्ट है। बोलो लोएस्ट किसका है, एग्रीकल्चर का। हाईएस्ट किसका है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, किसमें, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से कम है, इंडस्ट्री का सर्विस सेक्टर से कम है, किसका किससे ज्यादा है, ये भी इस तरह से प्रश्न बनता है। उसी तरह का दूसरा एक एस्पेक्ट हमारे पास बनता है सेक्टर्स की रोजगार संरचना। जब भी हम सेक्टर्स को समझते हैं तो कि सर्विस सेक्टर में 28% लोग नियोजित हैं। मतलब कि अगर भारत में 100 लोगों को बोला जाए कि रोजगार मिलता है, तो वो 28 लोग सर्विस सेक्टर में लगे होते हैं और 47 यानी 47 लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं और इंडस्ट्री में 25% लोगों को इंडस्ट्री में जॉब मिलता है। अब पैराडॉक्स देखो, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, एग्रीकल्चर में जॉब पाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो एक
भाई किसी क्षेत्र में 18 रुपए हैं केवल और 47 लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब हमें पता चलता है कि 1/3 रुपया यानी कि 1/3%, करीब करीब ये 35% के आसपास आएगा। 35%, मतलब 35 पैसे, नॉट 35%, 35 पैसे ही एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं, जबकि यहाँ पे लोग 47 हैं, ठीक है। खैर लेकिन सर्विस सेक्टर में आप देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा है और लोग यहाँ पर कम है। इसका मतलब यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ज्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, ज्यादा इनके पास धन है या ये ज्यादा धन अर्जित करते हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में 25% का कंट्रीब्यूशन और 25% लोग इंडस्ट्री में नियोजित हैं, एम्प्लॉयड हैं, रोजगार पाते हैं। तो इंडस्ट्री का ये हम कह सकते हैं कि समतुल्य है, ये पैरेलल्ड है, जितना जो रोजगार है और उतना ही उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। जो स्क्यूड है वो सर्विस सेक्टर का है और एग्रीकल्चर सेक्टर का है। चलिए, क्योंकि हमने बोला कि इंडिया में जो रोजगार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल है, तो इन दोनों बातों को स्टैब्लिश करने के लिए एक बात तो हमने समझ ली, मल्टी डायमेंशनल का नेचर। यहाँ पे ये देखा कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन वहां पे लोग कम रोजगार पाते हैं, दे आर लेस एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर यूपीएससी अगली बार कभी क्वेश्चन दे कि सर्विस सेक्टर कम लोगों को रोजगार देता है, तो वो कथन सही होगा। ये इसका एनालिसिस होता है, कम लोगों को रोजगार देता है। एग्रीकल्चर ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, तो ये बात सही होगी, ठीक है। नाउ अब एक अदर पैरामीटर है कि रोजगार संरचना और वृद्धि, इसमें हम पुरुष और महिला श्रमिक जनसंख्या का अनुपात अब देखेंगे। देखो कार्यबल में जैसे हमने पीछे बात करी थी कि पुरुष ज्यादा हैं, तो 70% वर्क फोर्स में पुरुष हैं। वर्क फोर्स में 70% आर men and 30% are women, ठीक है। 30% ही महिलाएं हैं, यहाँ पे हमको दिखाई देता है। पुरुष और महिलाओं में संबंधित लिंग के बाल श्रमिक शामिल हैं, मतलब ये कि मैन और वुमेन में जो चाइल्ड लेबर है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जरा पहले ये दो इंडिकेटर देखते हैं, और इसका मतलब अगर आपको भूल सकता है तो आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना। इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक ये एरो आएगा जो कि मेल का है, ये एरो आएगा जो कि फीमेल का है। इन दोनों के बारे में हम लोग सबसे बात करेंगे। सॉरी, नॉट दिस ये फीमेल का। पहला डेटा क्या कहता है? मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पूरा लिख लीजिए। मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। दूसरा है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ये 50 से ज्यादा है, और हाँ, ये हमने अब चूंकि आउट ऑफ 100 नहीं निकाला है, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन के आधार पर देखते हैं। तो जब भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये फीमेल का करीब करीब 30% से आके कुछ नीचे हो जाता है, और मेन का ये करीब 50 से 60% के आधार पर बचा है। कहने का मतलब ये कि जब ये कभी 70 रहा होगा, उस 70 से गिर कर इस 60 और ये आसपास करीब 2017-18 की बात करें तो ये कुछ 50-60% के बीच में रह गया है। तो जब आप ये इंडिकेटर चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेल वर्क फोर्स में गिरावट आई है और फीमेल वर्क फोर्स में भी गिरावट आई है, इस तरह से। अब अगर हम रूरल और अर्बन के हिसाब से चीजें देखें तो ये ग्रीन रूरल को इंडिकेट करता है और रेड अर्बन को इंडिकेट करता है। रूरल फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स है। यहां पर ये जो आपको 50 से 60% के बीच दिखाई देता है, ये मेल और फीमेल के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज है। अर्बन और रूरल ये 4 पैरामीटर पर अलग अलग कैटेगराइज है, ठीक है। रूरल की अगर हम बात करते हैं तो रूरल फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन से ज्यादा था, ये आप देख लीजिए। अर्बन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये 10 से 20 के बीच में ही स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा पिछले
40 सालों, 1983 से 2018 के ये करीब करीब 35 ईयर्स हो गए, बढ़ नहीं रहा। और विमेन को ये बात सीरियसली नोटिस करना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में 1991 के बाद से बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वही कम आई है। इसका मतलब ये जो विकास हुआ है इसमें विमेन को, लड़कियों को और महिलाओं को कोई खास फायदा नहीं हुआ। यहीं पे जब भी हम बात करते हैं रूरल, तो देखो रूरल में भी जो एम्प्लॉयमेंट 83 में हुआ करता था वो भी कम हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 91 की बात अगर हम जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट तो आया है, लेकिन उस डेवलपमेंट का फायदा अर्बन में महिलाओं को जो था वही है, प्रतिशत में उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ, और गांव में जो दशा थी वो और खराब हो गई है। ये हमारा एनालिसिस यहाँ पे कहता है। देन हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट आर लेबर फोर्स, श्रम शक्ति क्या है, और इसके बेसिक्स यानी कि इसके मूल सिद्धांत को समझेंगे कि लेबर फोर्स के मूल सिद्धांत क्या है। तो उसके लिए हमें जो है एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की अब जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो किसी देश की पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जैसे कि सेंसस में पता चलता है इस देश में इतनी पॉपुलेशन है, व्हाटएवर, ठीक है। उस पॉपुलेशन को आप कैटेगराइज करते हो लेबर फोर्स में और नॉट इन लेबर, ठीक है। तो लेबर फोर्स और नॉट इन लेबर फोर्स दो तरीके से कैटेगराइज करते हो, या नॉन लेबर फोर्स भी आप इसे कह सकते हो। लेबर फोर्स में वो जो एम्प्लॉयड हैं और वो जो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड में क्या मतलब है कि उनके पास काम नहीं है लेकिन वो काम की तलाश कर रहे हैं, तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के पास काम नहीं है और वो काम की तलाश भी नहीं कर रहा, तो क्या आप उसे अनएम्प्लॉयड कहोगे? उत्तर है नहीं। अनएम्प्लॉयड सिर्फ उसे ही कहा जाता है जिसके पास काम नहीं है और वो काम की तलाश कर रहा है। इसको हम और स्पेसिफिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो लेबर फोर्स में दो तरह के लोग हो गए, पहले वो जिनको काम मिल चुका है जो नियोजित हैं, दूसरे वो जिनको काम नहीं मिला है लेकिन वो काम की तलाश कर रहे हैं यानी कि वो अनियोजित हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में यानी कि नॉट इन लेबर फोर्स में जैसे कि यंग चिल्ड्रन, बच्चे, एल्डरली, होम मेकर यानी कि जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग जो हो जाते हैं वो घर में रहते हैं अगर, और इसमें एक और वो लोग आते हैं जो कि वर्क की तलाश ही नहीं कर रहे हैं। आप इसमें अमीर बाप के बच्चे कह सकते हैं, अमीर माँ के बच्चे कह सकते हैं, क्यों काम की तलाश नहीं कर रहे हैं, आराम से घर में पड़े रहना चाहते हैं, तो उनको आप इस कैटेगरी में रखोगे। नाउ लेबर फोर्स का अर्थ उस जनसंख्या से है, जब भी हम लेबर फोर्स की बात करें तो उस जनसंख्या से है जो या तो बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार किसे बोलेंगे, इसे, अर्थात कार्यरत नहीं है लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहा है, तो उसे हम लेबर फोर्स का हिस्सा मानेंगे। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से लेबर फोर्स क्या है? अर्थशास्त्री उसे लेबर फोर्स का हिस्सा मानते हैं या बेरोजगार उसे कहते हैं जिसे आधे दिन में 1 घंटे का रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे हम बेरोजगार बोलेंगे, जिसे आधे दिन में 1 घंटे का रोजगार नहीं मिल पाता, ठीक है। बेरोजगारी को श्रम शक्ति के बेरोजगार लोगों की संख्या के प्रतिशत आएंगे, इस पर अभी हम आएंगे। जरा इस कॉन्सेप्ट को और एलिब्रेट करने की जरूरत है कि आधे दिन में 1 घंटे, मतलब ये कि अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति दिन में 2 घंटे काम करता है, ठीक है, जैसे मान लो मैनुअल वर्कर है, वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक काम करता है, ठीक है, तो क्या आप उसे एम्प्लॉयड मानोगे? ये आपके सामने एक प्रश्न है। दूसरा, कोई लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर या डॉक्टर है जो सुबह 9 से 10 प्रैक्टिस करता है और शाम को 4 से 5 प्रैक्टिस करता है, तो क्या आप इसे अनएम्प्लॉयड मानोगे? 2 ही घंटा काम कर रहे हैं, है ना, केवल 2 आवर, क्या आप इसे अनएम्प्लॉयड मानोगे? तो मैनुअल वर्कर को यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे, जबकि डॉक्टर को या लीगल एडवाइजर जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं इनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे, जबकि काम दोनों 2 घंटे कर रहे हैं। क्यों? इनका वर्क नेचर, मैनुअल लेबर का वर्क नेचर कंटिन्यूअस इन नेचर है, बिकॉज इनको फर्स्ट हाफ में 1 घंटे से अधिक का काम मिला, सेकेंड हाफ में नहीं मिला। डॉक्टर चूंकि बाय चॉइस ऐसा करते हैं और वो दोनों सेशन में, पहले सेशन में 1 घंटे का काम पा सकते हैं, दूसरे सेशन में भी 1 घंटे का काम पा सकते हैं, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयड है।
इस सिद्धांत को इस तरह से देखने जाने की जरूरत है। तो मतलब क्या, इस प्रिंसिपल को इस तरह से समझोगे कि कौन सा वर्क कंटिन्यूअस इन नेचर है और किसमें ब्रेक लिया जा सकता है। इस तरह से ब्रेक लेने का मतलब यहाँ पे आधे घंटे वाले ब्रेक से नहीं है, इसमें हम 2, 4, 6 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर 5 मरीजों को सुबह देखा, 5 को शाम को देखा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच में जब रेस्ट किया या कुछ भी किया, वो चाहता तो वर्क कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए हम उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। ऐसे डॉक्टर, ऐसे लीगल एडवाइजर या ऐसे किसी एक्सपर्ट को हम जो है बेरोजगार नहीं, लेकिन ऐसे मजदूर को हम बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब जरा बेरोजगारी को श्रम शक्ति के बेरोजगार लोगों की संख्या के प्रतिशत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका क्या अर्थ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब यही डेटा न्यूज़पेपर में बार बार आता है, इसलिए इसको हमें अच्छे समझने की जरूरत है। तो ये कहता है कि श्रम शक्ति में बेरोजगार लोगों की संख्या की प्रतिशत, किसके प्रतिशत के रूप में, बेरोजगार लोगों की संख्या के प्रतिशत में। ठीक है, यहां पे टोटल पॉपुलेशन नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं और टोटल वर्कफोर्स कितना है। आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी देश में 100 लोग रहते हैं, इन 100 लोगों में 40 लोगों को काम मिल रहा है, मतलब ये एम्प्लॉयड हैं, यानी कि ये 40 लोग एम्प्लॉयड हैं, और ये 60 लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड कितने हो गए, 60, ये 60 लोग हो गए। तो अब हम इसे प्रतिशत के तौर पर कैसे निकालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इसमें अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, 60, वर्कफोर्स कितना है, 100, तो 100 से उसे हम भाग दे देंगे और ऐसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 से 100, तो इस देश में माना जाएगा कि 70% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 60% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस तरह से हम चीजों को निकालते हैं। मतलब ये, क्योंकि लेबर फोर्स तो यहाँ टोटल 100 हुआ ना, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों जोड़ा जाता है, इसलिए हमने नीचे क्या लिखा, 100। तो श्रम शक्ति के बेरोजगार लोगों की संख्या के प्रतिशत के रूप में निकालते हैं। श्रम शक्ति के बेरोजगार लोगों की संख्या, श्रम शक्ति नीचे, लेबर कितना, 100, बेरोजगार लोगों की संख्या 60। अब आप इसे आराम से निकाल सकते हो, है ना, 60% अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, बेरोजगारी पर हमको डेटा कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हमारे पास 3 सोर्सेस हैं। एक तो ये कि जो 10 साल में एक सेंसस होता है, जनगणना जिसको आप बोलते हैं, जनगणना की रिपोर्ट, उसमें बेरोजगारी का डेटा होता है। आप लोगों से पूछते हैं कि आप रोजगार में हैं या बेरोजगार हैं। ठीक है, अगर आपका रोजगार है तो किस नेचर का है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप से, वो डेटा वहां लिया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा पब्लिश करता है। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा भी PLFS बोलते हैं, हाँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा पब्लिश करता है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि भारत में बेरोजगारी क्या स्थिति है। इसकी रिपोर्ट जो आती है वो वार्षिक होती है, लेकिन क्यों ये माना जाता है कि इस तरह की रिपोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसलिए बिकॉज इसमें डेटा कलेक्शन का खासा इशू होता है। ना तो हर साल डेटा कलेक्ट किया जाता है, और ये रैंडम डेटा नया सिस्टम डेवलप करके अपने हिसाब से अडॉप्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस डेटा से जो अनएम्प्लॉयमेंट की सही सिचुएशन है, बेरोजगारी की जो सही सिचुएशन है, वो जो भी मिलती है वो किसी इकोनॉमी के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। तीसरा, देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जो DGET का डेटा है वो भी हमें काफी हेल्प करता है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय रोजगार कार्यालयों में जो डेटा आता है, जिसको आप बेरोजगारी का ऑफिस कहते हैं, जो वहां पर आप पंजीकरण अपना कराते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, वहां से जो डेटा लिया जाता है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेरोजगारी के डेटा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बेरोजगार किसे कहेंगे, और कुछ तरीके हैं। ये सैद्धांतिक परिभाषा है। ठीक है, ये कैसा है, प्रिंसिपल डेफिनेशन, सैद्धांतिक। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर, जैसे मान लो बाजार में 300 रुपए प्रतिदिन
मिल रहा है और कोई इस रेट पर काम नहीं करना चाहता तो उसे बेरोजगार कहेंगे। सॉरी, कोई उस रेट पे काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल पा रहा तो उसे बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, ये सैद्धांतिक स्तर पर डेटा हो गया। मतलब जब भी डेटा रिकॉर्ड करती है गवर्नमेंट, वो आपसे पूछती है कि आप क्या करते हैं, कितने दिन आप साल में काम करते हैं, कितने महीने में कितने दिन आपको काम मिलता है, कितने घंटे काम मिलता है, इस आधार पर वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो प्रचलित मजदूरी दर पर जिसे काम मिल रहा है उसे बेरोजगार नहीं कर, मतलब ये कि पकौड़े तलने वाला बेरोजगार नहीं है। पकौड़े तलने वाला, पकौड़े वाला, ये आजकल वाला का काफी कल्चर है ना, कई यूपीएससी चैनल भी वाला के नाम से खुल गए हैं, तो हम पकौड़े वाला भी एक टर्म से ऐड कर देते हैं। वो यूपीएससी के वाले हो गए तो उनके और दूसरे भाई बंधु पकौड़े वाले हो गए। ठीक है, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा। यानी कि अगर प्रचलित मजदूरी दर 300 रुपए है और कोई 300 रुपए में काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा तो हम उसे बेरोजगार कहेंगे। कहने का मतलब कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स की अगर हम बात करें, आप तैयारी करते हो लेकिन आप 300 रुपए प्रतिदिन पर अगर काम करना नहीं चाहते तो फिर आपको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। आपको बेरोजगार तभी कहा जाएगा जब आप प्रचलित मजदूरी दर, उदाहरण के लिए हमने एक 300 मान लिया है, बाकी 300 सही नंबर नहीं है, जो प्रचलित मजदूरी दर है, क्यों हमने यहाँ पे सही नंबर नहीं लिखा, बिकॉज वो अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। रफली 300 हमने क्यों लिखा, बिकॉज रफली यही चलता है। तो प्रचलित मजदूरी दर पर अगर आप काम करने के लिए तैयार हो और आपको काम मिला नहीं तभी आपको बेरोजगार कहा जाएगा। अदरवाइज यूपीएससी एस्पायरेंट्स, ध्यान दो, और सामान्यतः अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो मेरी जानकारी में जितने यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनमें 300 रुपए प्रतिदिन पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहेंगे। ठीक है, विकासशील देशों में किन किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये हमारे लिए अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के तहत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एक इसमें है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। मतलब अब देखेंगे हम इसका कि मौसम से इसका क्या रिलेशन है ना। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृषि में आपको पता है कि जब धान की या चावल गेहूं की बुआई, रोपाई या फसल का काटने जैसे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस समय कृषि परिवारों को और कृषि से संबंधित मजदूरों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब दो फसलों के बीच का एक रिक्त पीरियड होता है, खाली सीजन होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें अप्रैल में रबी की क्रॉप घर आ गई, है ना, रबी की क्रॉप घर आ गई, और जुलाई में जब खरीफ की क्रॉप की बुआई शुरू होगी तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बीच के 3 से 3.5 महीनों के लिए वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसी तरह ये 3 से 3.5 महीने का समय आता है जब पैडी यानी कि धान की कटाई हो जाती है और रबी की बुआई होती है, तो उस बीच में भी करीब 1 से 2 महीने के लिए बेरोजगारी आते हैं। तो इस तरह से इनको मौसम के आधार पर रोजगार मिलता है। इसका दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल है शुगर केन। मैं आपको एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको मेंस के भी आंसर लिखने हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। शुगर केन, गन्ने की खेत के केस में क्या है कि शुगर केन में शुगर केन की फसल पूरे साल खेत में रहती है और ये 3 से 6 महीने के बीच में, 3 to 6 मंथ के बीच में, नॉर्मली ये मंथ कौन से होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 से 6 महीने के बीच में गन्ने की फसल फैक्ट्रियों में जाती है जब वो चीनी उसका बनाया जाता है या जैगरी यानी कि गुड़ उसका बनाया जाता है। तो उन 5 से 6 महीनों के लिए तो रोजगार मिल जाता है, बाकी 7 से 8 महीने के लिए ऐसे किसानों को और ऐसे मजदूरों को जो शुगर केन की खेत में काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए वो दूसरे काम की तलाश करने लगते हैं, जैसे रिक्शा चलाना, जैसे आइसक्रीम बेचना, या किसी सड़क के किनारे रेडी पटरी पर कोई दुकान रख लेना, इस टाइप के भी काम ढूंढते हैं, बस पूरी ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ मौसमी बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कृषि में लोगों को कृषि में जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है कृषि में लगे लोग बेरोजगार। ठीक है, एक और कैटेगरी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी।
डिसगाइज्ड का मतलब यह है कि किसी काम को करने के लिए अगर 10 लोग पर्याप्त हैं, तो अगर उस कार्य में 10 से अधिक लोग लगे हुए हैं, तो जो 10 से अधिक लोग हैं उन्हें हम प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार बोलते हैं। नॉर्मली ऐसे लोग भी कृषि में पाए जाते हैं। भारतीय कृषि में तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। फैक्ट्री में भी कई जगह इस तरह के पाए जाते हैं, बट भारतीय कृषि में ऐसे ज्यादा है कि जैसे मान लो किसी किसान परिवार के पास 2 एकड़ जमीन है। अब 2 एकड़ जमीन में 1 से 2 लोगों को रोजगार मिल सकता है और उससे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसा हम अगर मान लेते हैं। लेकिन इस परिवार में 5 लोग हैं और 5 के 5 लोग इसी खेती में काम करते हैं, तो हम 3 लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। 3 लोगों को क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। बिकॉज परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग काम करते हैं 2 एकड़ जमीन में, और जबकि इसमें आवश्यकता सिर्फ 2 लोगों की, ठीक है। मतलब यह कि 3 लोगों के अतिरिक्त काम करने पर इसमें कोई उत्पादन नहीं बढ़ा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन 3 मजदूरों की 0 है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकम्स 0। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लोग काम करते हैं और उत्पादन होता है 100 रुपए का, ठीक है, 5 लोग काम करते हैं तो भी उत्पादन होता है 100 रुपए का, यानी कि 3 लोग होते चाहे ना होते, है ना, उनका तो कोई रोल रहा नहीं। भारतीय कृषि में इस प्रकार का बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि 3 लोगों का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, ठीक है। आइए और देखते हैं। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि स्ट्रक्चर बदल जाने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर बदलने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में पहले टाइपराइटर, ये टाइपिंग मशीन आपने देखा होगा ना, टाइपिंग मशीन पहले चलते थे, टाइपराइटर पर काम होता है, अचानक कंप्यूटर आ गया, तो जो टाइपराइटर पे काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने इनकी जगह ले ली। और जिन टाइपराइटर्स ने कंप्यूटर सीख लिया उनको तो काम मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं सीखा वो बेरोजगार हो गए। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर बदल जाने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे, संरचना बदल जाने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है स्कूटर का कि जैसे मान लीजिए स्कूटर में काम करने वाले जो मैकेनिक होते हैं और वो जॉब पाते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी समय शहर के लोगों ने अपना स्कूटर का परित्याग कर दिया और वो कार से चलने लगे, और कार के जो इंजीनियर हैं वो अलग हैं, वो नए नए इंजीनियर दूसरी जगह से आके वो कार बनाने लगे, तो जो स्कूटर के मैकेनिक थे उनको हम स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड कहेंगे, यानी कि संरचनात्मक रूप से बेरोजगार कहेंगे, ठीक है। और इस परिवर्तन के कारण बेरोजगारी जो आती है वो देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण आती है। विकसित देशों, ये तो अभी तक हमने समझा कि बेरोजगारी विकासशील देशों में किस तरह पाई जाती है। अच्छा, एक बात और समझना कि जब भी ये कहा जाए कि बेरोजगारी विकासशील देशों में कैसे पाई जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादातर है। ऐसा नहीं कि उसमें दूसरे तरह की बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी, वो भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर इस तरह की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। जैसे कि जो अभी हमने जिन टाइप्स की बेरोजगारी पढ़ी है वो विकसित देशों में भी पाई जाती है, लेकिन विकसित देशों में ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप के होते हैं वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, विकसित देशों में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या है? देखो, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की बात आप करते हो तो जैसे विकसित देशों में कभी 2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं, वो ग्रो करती है 4% तक आ जाते हैं, ठीक है, वो फिर से नीचे जाते हैं, फिर ग्रोथ होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ग्रोथ होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो वैसी कंडीशन में जब ये डाउनफॉल आता है इकोनॉमी का यहाँ पर ये, तो इस समय जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उन्हें हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बिकॉज ये इकोनॉमी में मंदी का जो दौर आया है उसके कारण बेरोजगार हो, ठीक है। और प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐसा यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब आता है
जब एक वर्कर अपनी एक नौकरी छोड़ता है, मान लीजिए वो किसी F1 फैक्ट्री में काम करता है और वो F2 फैक्ट्री में स्विच करना चाहता है, जाना चाहता है यहां से यहां तक, तो इस पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। ये पीरियड हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 15 दिन। इस दौरान वो बेरोजगार हो जाता है, तो हम इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, कुछ अन्य तरह की और अच्छा, ये वाली बेरोजगारी विकासशील देशों में भी पाई जाती है बट कम। बेरोजगारी के अन्य प्रकार क्या हैं? तो उनमें ऐच्छिक बेरोजगारी होती है और खुली यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी है, ये इजी है। वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा। इसमें बहुत आते हैं यूपीएससी के जो कोचिंग चलती है ना, उनमें जो टीचर होते हैं कि जैसे मान लो किसी एडटेक कंपनी में आपने काम किया, उन्होंने आपको 2-4 महीने के लिए ज्यादा पैसे दे दिए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि किन के बारे में बराबर न्यूज आ रही है कि उन्होंने एम्प्लॉयज की छटनी करी है, ठीक है। तो वहां से कई 100 टीचर्स जो यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाते थे वो बेरोजगार हो गए। अब वो धीरे धीरे आते हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर या पटना या प्रयागराज या लखनऊ या इंदौर या हैदराबाद, फिर ऐसी जगह जाते हैं बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, ऐसी जगह जाते हैं, जम्मू, लेकिन जयपुर, हाँ चंडीगढ़, ऐसे लोग जगह जाते हैं। लेकिन वहां पर पहले तो उन्हें मिल रहे थे 2000 रुपये प्रति घंटे, अब उनको काम करना पड़ रहा है 500 रुपये प्रति घंटे में। तो इस तरीके से वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। तो इनको भी हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, बट वो अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी नेचर का हो। अच्छा, खुली और अनैच्छिक बेरोजगारी ये वही होती है कि जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर काम करने के लिए मजदूर तो तैयार है लेकिन उसे काम तब भी नहीं मिल पा रहा, तो हम उसे खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? तो एक तो सामाजिक कारण, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का सबसे बुरा प्रभाव कौन झेलता है? जो वीकर सेक्शन है, खासतौर पर एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी शेड्यूल्ड, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, है ना, इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। जैसे अक्सर देखा गया है कि कुछ जनरल कम्युनिटीज के लोग, कुछ ना कि सभी, कुछ जनरल कम्युनिटी के लोग दलित कम्युनिटी के लोगों को अपने यहाँ काम पे नहीं रखते। कहाँ देखा गया है? अगर किसी जनरल कम्युनिटी का होटल है तो सेफ रखने में इस बात पे अक्सर ध्यान देते हैं कि वो किसी सो कॉल्ड निचली जाति यानी कि किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के पर्सन या मांस खाने वाले व्यक्ति को काम ना दे। माइनॉरिटीज भी इसको सफर करते हैं, अल्पसंख्यक, है ना। यानी कि जनरल कम्युनिटीज के लोग अक्सर देखा गया है कि कई बार माइनॉरिटीज को सेफ की नौकरी में नहीं रखते, नॉट ऑलवेज बट मेनी अ टाइम। और बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई काम नहीं करते तथा परिवार में की संयुक्त आय पर निर्भर हैं, तो वो लोग भी बड़ा कारण है। मतलब बड़े बाप की जो औलाद है, तो उन सबको हम सामाजिक कारणों में लेके चलते हैं, ठीक है। जनसंख्या का तीव्र विकास हो जाने से बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट स्लो है, लेकिन जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा इकोनॉमी धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की ओर जा रही है। तो वैसे कंडीशन पर जनसंख्या की जो वृद्धि है, जैसे मान लीजिए कि 10 साल में अगर 20% जनसंख्या बढ़ी लेकिन इनमें से 2 को काम नहीं मिला, तो ये 2% लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जाके वृद्धि करेंगे, यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि करेंगे, है ना। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण भी भारत में बेरोजगारी है। कृषि का प्रभुत्व, कृषि में निर्भरता बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से भारत में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे, या तो वो अपनी खेती करते थे या दूसरे की खेती बटाई पे लेके करते थे टेनेंट के तौर पर, या कृषि मजदूर के तौर पर काम करते थे। ब्रिटिश पीरियड में कृषि काफी रून हुई, उसके बाद से धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस सेक्टर इत्यादि का विकास हुआ और जनसंख्या का तीव्र विकास हुआ, जिसकी वजह से कृषि पर परिवारों की निर्भरता बढ़ गई, बंटवारे हुए। लेकिन जो कृषि की आय है उससे उनका काम नहीं चलता। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण जो बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी और दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। कुटीर और लघु उद्योगों का पतन, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोगों ने देखा है। विमोद्रीकरण जो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, है ना,
नोटबंदी जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है, उसके बाद से बहुत सारे लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिसमें कई करोड़ों लोगों को बोला जाता है कि बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इस तरह के कारण कोविड के कारण भी हुआ था। 2019-20 में जब कोविड आया तो उस कारण से भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो पतन हुआ उसमें से बहुत सारे लोग आज तक उबर नहीं पाए हैं। तो एक बड़ा कारण ये था। अच्छा, इसका एक टाइम देखा गया था 2007 के समय में, जब सब प्राइम क्राइसिस हुई थी 2007-8 के टाइम में, तब भी लघु उद्योगों का पतन हुआ था, लेकिन उस समय वो उबर गया था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के शौक से और कोविड के शौक से आज भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो की स्थिति है उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। श्रम की गतिहीनता, भारत में बहुत सारे लोग इसलिए भी बेरोजगार हैं बिकॉज वो दूसरे प्लेस में जाना नहीं चाहते, अपने परिवार के लगाव से की वजह से अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते हैं, शहरों की तरफ जा नहीं पाते हैं। इसमें कई और कारण हैं, जैसे धर्म, भाषा और क्षेत्र, कल्चर, जलवायु इत्यादि का भी कारण है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग गर्म एरिया में काम करने से डरते हैं, गर्म एरिया के लोग बहुत ठंडे एरिया में काम करने से डरते हैं, पहाड़ी लोग मैदानी एरिया में काम करने से डरते हैं। उनको अपने कल्चर इत्यादि के लिए कई बार शोषण का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं जो कि मैंने अपने सामने देखा हुआ है। न्यू दिल्ली में कुछ नागा परिवार के बच्चे थे। नागा कहने का मतलब है नागालैंड और असम, मणिपुर, मेघालय में जो लोग पाए जाते हैं उनमें नागास की बात कर रहा हूं। तो वो लोग चूंकि पोर्क खाते हैं, पोर्क होता है सुअर का मांस, ये खाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में कई बार मैंने उनको देखा है कि उनको रूम मिलने में दिक्कत होती है, घर मिलने में दिक्कत होती है रहने के लिए, और बहुत सारे लोग उनकी फूड हैबिट्स के कारण उनको काम देने से परहेज करते हैं, जिसके चलते उनको काफी शोषण का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह माइनॉरिटीज के बारे में देखा गया है कि जो कई माइनॉरिटीज को कई कम्युनिटीज में रेजिडेंस नहीं मिलता और जॉब नहीं मिलता, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, खासतौर से माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, उनको वो नॉनवेज खाते हैं, जिनमें खास तौर से हम मुस्लिम्स की बात करेंगे। चूंकि वो नॉनवेज खाते हैं इसलिए कई हिंदू परिवार उनको ना तो घर देते हैं किराए में रहने के लिए और ना काम देते हैं साथ में बैठने के लिए। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में भी दोष है। जैसे कि हमारे देश में बोला जाता है कि बीए तक के एजुकेशन वाले बच्चों को कुछ खास नहीं आता है। हाँ, अगर उन्होंने किसी खास कॉलेज से बीए किया है तब तो उनको थोड़ा बहुत आता है, अन्यथा उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो रोजगार परक शिक्षा है, वो बहुत कमजोर है। कौशल विकास की कमी है, स्किल डेवलपमेंट की कमी है, और इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन पर काफ़ी सरकार फोकस कर रही है, कौशल विकास पर फोकस कर रही है। कई सारे कौशल केंद्र खोले जा रहे हैं। हाँ, हालांकि उनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, बट स्टिल प्रयास उसी दिशा में करना है। वो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में दोष है। तो इन कारणों से भारत में बेरोजगारी आती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे कि रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान 50, रोजगार में नहीं जीडीपी में, तो सही होता, इसलिए कथन गलत है। तीसरा क्यों गलत है? कार्यबल में 35% से अधिक महिलाएं हैं। नो, ये लेस देन 30% है। उद्योगों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में रोजगार अधिक है। यस, उद्योगों में 25% है, सेवा क्षेत्र में 28%। जीडीपी में उद्योगों का योगदान कृषि से अधिक है। हाँ, कृषि में 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उद्योगों में 25%। तो ये सही, मतलब कितने कथन सही हुए? केवल 2 और 4, 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, so this was for today, and do not miss to subscribe this, as we are new in this platform, and your subscription does matter to us. आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगला लेक्चर कब आने वाला है। आपको पीडीएफ कब अपलोड होती है वो भी आपको मिल जाए। अक्सर पीडीएफ क्लास से पहले मिलती है आप सभी को। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। अगर आप हमारे चैनल को शेयर करते हैं तो इससे और कई सारे लोग जुड़ेंगे, एंड इस एजुकेशन रेवोल्यूशन का उनको फायदा मिलेगा। यू कैन कम्युनिकेट अस थ्रू आवर email and Telegram channel. Please do join. Thank you so much and have a nice time.